मैं निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऑर्डर में कैसे आएगा लॉ एंड ऑर्डर। और सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जिस तरह से लगातार ऐसी मतलब आपराधिक घटनाएं घट रही है जिस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि एक हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल में दिन दहाड़े एक अपराधी घुस के जो है गोली मार के चला जाता है। गांधी मैदान जैसे इलाके में जहाँ पे डीएम आवास है, जहाँ पे थाना है, बहुत सारा थाना उसके आसपास भी लगता है, वहाँ पर एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब मामला जब भी होता है तब पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है, सरकार के कार्य पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भैया ऑर्डर में कैसे आएगा लॉ एंड ऑर्डर अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में सुशासन की राज जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हाँ। कहीं पर सुशासन नहीं दिख रहा है। जिस तरह से कल जो घटना हुई पार्स अस्पताल में, बगल में पटेल पुलिस लाइन पर जहाँ सारे बड़े बिहार के पदाधिकारी बैठते हैं, एक पुलिस वाले को वहीं पर ड्यूटी लगता है और वहीं से पूरे बिहार का संचालन होता है प्रशासन का। हाँ। गांधी मैदान के नज़दीक थाना से कुछ कदम पर बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बिहार में भय का वातावरण है, डर का माहौल है। किस समय कौन सी घटना हो जाएगी कहना मुश्किल है, और किसके साथ हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये कोई ऐसा नहीं है कोई सुरक्षित है। यहाँ व्यवसाय से लेकर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ पर जो पुलिस का भय दिखना चाहिए। आज सारा प्रशासन जो है कि नहीं, आप पूरे बिहार में देख लीजिए कि शराब का, जहाँ सब जगह गली में शराब, दारू, गलत कार्य हो रहे हैं, सूखा नशा हो रहे हैं, तमाम तरह का नशा का व्यापार हो रहा है। और बिहार में कहते हैं सुशासन राज है। भैया पुलिस की कार्यप्रणाली पर बार बार सवाल उठता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस तरह का जब भी कोई घटना होता है तो सवाल उठता ही है। हमारे पास अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम सीधा पुलिस को याद करेंगे। आखिर पुलिस के काम में ऐसा क्या कमी हो जा रहा है कि पुलिस पर इतना सवाल उठ रहा है? देखिए, माफ कीजिएगा, पुलिस तो मुस्तैदी से, ईमानदारी के साथ जवाबदेही का निर्वहन करने में लगी है, लेकिन दारू वाले के पीछे भाग रही है, मोटरसाइकिल वाले को पीछे से खींच रही है। जो वरीय पदाधिकारी कह रहे हैं 15 साल 18 साल से वो आईपीएस बन चुके, एसपी बने, डीआईजी बने, उसके पहले आईजी बने। वो लोग अपना वक्तव्य स्टेटमेंट देके किसान पर छोड़ रहे हैं कि किसान जब बेरोजगार हो जाता है तो अपराध करता है। गांव के लोगों पर छोड़ रहे हैं कि इस मौसम में बेकारी, बेरोजगारी और गांव वाले के पास काम नहीं है, उनका मेंटेलिटी जो है और काम का कार्य जो है वो अपराध के तरफ लौट जाता है। गांव वाले को, किसान को रोड पर आ जाना चाहिए कि क्यों एक आईपीएस ने एक इस तरह का जो है बयान विहीन इस तरह का स्टेटमेंट देके जो अपना जवाबदेही है किसानों पर लादा। ऐसा होता है। ऐसा होता है। देखिए, अपराधी चाहे किसी भी स्थिति में अपराध करे, लेकिन अपराध जब हो रहा है तो हम तो पुलिस के पास ही जाएंगे ना। हमारे पास तो बॉडीगार्ड 4 को नहीं है कि हम अपना सुरक्षा करवा लेंगे। अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होती है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई अपराध होता है हमारे आसपास, तो हम तो पुलिस का ही मुंह देखेंगे। ये सरकार ने प्रशासन को निकम्मा और निढल्ला बना दिया, क्योंकि ये खुद एक बदहाल सरकार है जो बदहाली की जिंदगी में जी रही है। उसने प्रशासन को खुला चुनौती नहीं दिया, खुला हाथ नहीं रखा। बालू और दारू, ये 2 चीज़ के पीछे प्रशासन को लगा दिया। हेलमेट के पीछे प्रशासन को लगा दिया। रोड पर चलने वाले को परेशानी हो रही है, आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। अपराध पर नियंत्रण तभी होगा जब सरकार चाहेगी तब। ये सरकार बिल्कुल तरह से विफल हो चुकी है। 4 आईपीएस अफसर मिलकर सरकार को चलाते हैं। अस्पताल की कुव्यवस्था रहती है। जो सरकार खुद को सुशासन की सरकार बताती है, ये दुशासन की सरकार है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार जिस समय आए थे उन्होंने बताया था कि वो सुशासन की सरकार चला रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है कि जिस समय आए थे उस समय अपराध के मामलों पर बहुत नियंत्रण भी हुआ था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो स्थिति बनी हुई है तो बड़ा दिक्कत महसूस होता है। तो बिहार से कैसे खत्म होगा? पुलिस के भरोसे ही है जनता, आम जनता पुलिस के भरोसे ही है। देखिए, जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा, खाली प्रशासन दारू और बालू को पकड़ने में लगा हुआ है और इसके पीछे बिहार बर्बाद हो रहा है। नीतीश बाबू कहें कि जो हम दारू बंद कर दिया, बंद नहीं किया बल्कि लाइसेंस दिए हैं कमाने के लिए प्रशासन को। और जो है हर तरफ देखिए बच्चा आज जो है कि 10-12 साल का बच्चा जो है दारू बेच रहा है और जेल जा रहा है। वो क्या करेगा? कल आके बड़का क्रिमिनल बनेगा। उसको क्रिमिनल बनने का लाइसेंस दे रहे हैं।
अच्छा तो देखिए, हम तो ये मानते हैं कि चलिए शराबबंदी भी बढ़िया हुआ, शराब पीने वाले को या अगर बेचने वाले को पुलिस पकड़ रही है तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन केवल वही काम तो नहीं है, वो भी काम है पुलिस का, लेकिन केवल वही काम तो नहीं है। पहले हम लोग जब छोटे थे यह सुना करते थे कि जहानाबाद नस्कलाइट का बेल्ट है, जमुई नस्कलाइट है, लेकिन आज तो हम ये महसूस करते हैं कि पटना से बड़ा नस्कलाइट कोई बेल्ट नहीं है। जो अभी घर से निकले हैं, लौट के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहाँ मार दिया जाएगा, कहाँ गिरा दिया जाएगा, बिना हेलमेट के अगर चले जाएं रोड पर, प्रशासन इस तरह बिहेव करते लगता है हम मर्डर करके आए हैं। हेलमेट नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं, कुछ तरह उनको पैसा चाहिए। बिहार को एक खुशखबरी मिली, खुशखबरी दी है माननीय नीतीश कुमार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली जो है फ्री कर दी गई है। उसके अलावा 1,67,000 सौर ऊर्जा संयंत्र जो होता है वो भी लगाने की बात की गई है। और पिछले 3 महीने का हम रिकॉर्ड देखें तो लगभग 430 यानी कि 50,000 करोड़ तक की योजनाओं की सौगात बिहार को मिल चुकी है। तो ऐसे में एक सवाल तो ये भी बनता है कि जैसे ही ये सारी योजनाओं की शुरुआत नीतीश कुमार कर रहे हैं तो एक तरफ से सरकार की थोड़ी बहुत तारीफ तो हो ही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो तमाम तरह की तैयारी कर रहा है, तो विपक्ष में किस प्रकार का असर पड़ेगा, विपक्ष की कितनी टेंशन बढ़ेगी, इन सब चीजों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो ये जो खुशखबरी है तो सुबह सुबह आप लोग देख ही लिए होंगे, है ना, कि 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी गई है। हाँ, बिहार सरकार की। हाँ, बिहार सरकार की तरफ से। अब ये बताइए कि बिहार सरकार ने जो है अब एक ये जो खुशखबरी दी है तो इससे क्या लगता है कि लोगों को कितना फायदा होगा, और जो विपक्ष इतनी तैयारी कर रहा है तो उनपे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है जो दिए हैं गरीब के लिए, तो कम से कम राहत की बात है ये। लेकिन हम लोग व्यावसायिक वर्ग से आते हैं तो हम लोग को भी चाहेंगे कि कुछ सरकार जो भी व्यवसाय करे उन लोगों को भी कुछ राहत मिले, थोड़ा आपको लोगों को भी रियायत दी जाए, है ना? जी। अच्छा, लगातार बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत नीतीश कुमार कर रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं। लगभग हम तो इधर के 3 महीने का रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ लगभग की योजनाओं का जो है वो सौगात मिल गया बिहार को। विपक्ष को कितना टेंशन होना चाहिए? विपक्ष का तो काम ही नहीं मुद्दा उठाएगा तो इसी बहाने तो जनता का भलाई हो। हाँ भाई, बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि विपक्ष इसी तरह आवाज उठाते रहे कि किसी बहाने सरकार जागे और जनता का भलाई हो। हाँ बिल्कुल, और जनता की भलाई हमको लगता है कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए कि 125 करोड़ बिजली फ्री कर दिया गया है ना, तो क्या लगता है कितना लोगों को फायदा होगा? आज दूसरा तरफ के नेता है, विपक्ष के नेता है, उनको कितना टेंशन बढ़ेगा? तो गरीबों को थोड़ा राहत मिलेगा और दुकानदार के लिए भी तो कुछ चाहिए। हाँ, दुकानदार के लिए भी कुछ इसमें संविधान में कुछ निकाला जाए कि उसमें भी कमी आ जाए, बिजली बिल में जो राहत मिले। और अभी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी सरकार बात कर रही है कि हम जो है वो सौर मतलब जो सोलर प्लेट जो होता है वो सब भी लगवाएंगे। तो सोलर प्लेट तो गांव की ये है, तो गांव में लगे तो बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है। अभी तो देखिए कि बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे गांव शहर दोनों जगह पे लग रहा है। अपना बिजली खुद ही लोग अपने काम भर बिजली खुद ही निकाल ले रहे हैं। हाँ, है कि नहीं? सही बात है। इन सब चीजों से फायदा तो होना चाहिए। हाँ। हमको तो लगता है कि फ्री बिजली से ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप ये जो सोलर प्लेट वाली जो बात है, सोलर संयंत्र वाली जो बात है, ये ज्यादा खुशखबरी की बात है। अच्छा ये बताइए भैया कि विपक्ष भी तो बैठा हुआ नहीं है, विपक्ष भी पूरा तैयारी कर रहा है कि हम भी कुछ कुछ करते रहे, हम भी कुछ कुछ जो है वादा करते रहे, तो विपक्ष का कितना टेंशन बढ़ना चाहिए इससे? विपक्ष का टेंशन क्या बढ़ेगा इसमें? जो विपक्ष बोलेगा उससे नीतीश कुमार जो है वो काम करेंगे। जो बोलेगा वही करेगा, लेकिन काम तो जनता का हो रहा है। हाँ, जनता का काम हो रहा है। वोट जनता से लिया जाता है। वोट जनता से लिया जाता है। जनता जब वोट देने जाएगी तो किसका टेंशन बढ़ाएगी? नीतीश कुमार का कि तेजस्वी यादव का? तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का टेंशन बढ़ाएगी। तो अब तेजस्वी यादव को क्या तैयारी करना चाहिए? विपक्ष को अब जो है को तैयारी करना चाहिए, जैसे कि अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है तो मान लीजिए बिजनेसमैन को नहीं दिया जाए, जो घर का जो है उसमें भी जो जिसका 300 यूनिट बिजली उठता है उसमें 125 यूनिट बात किया जाए, तो उसमें भी कुछ तब कुछ रियायत मिलेगा हम लोग को भी। तो अब तेजस्वी यादव को थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के बात करना चाहिए। हाँ, यह कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। क्या कह रहे थे भैया बताइए? जैसे कि क्या ये कह रहे हैं कि नहीं जाए 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दिया गया है बहुत सारे परिवारों को। उसके अलावा जो है 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया। पेंशन को लेके विधवा पेंशन था या वृद्धा पेंशन था, उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं। लगातार नीतीश कुमार जो है वो कुछ न कुछ घोषणा ही कर रहे हैं। तो विपक्ष में कितना टेंशन बढ़ना चाहिए? विपक्ष में टेंशन बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि विपक्ष की सरकार आनी नहीं है। विपक्ष की सरकार आई, कितने भी 2500 अलाउंस कर दे, कितनों कर दे, वो तो आनी है नहीं। वो 5000 अलाउंस कर दे, उससे मतलब नहीं है। जो जायज 1100 नीतीश कुमार दे रहे हैं वही दे, उससे बहुत है। उतना ही बहुत है। नहीं, आप क्या कहते हैं भैया कि अब विपक्ष को क्या तैयारी करना चाहिए? विपक्ष को तो हमको लगता है कि वॉकओवर दे देना चाहिए नीतीश जी को।
अभी कैसे वॉक ओवर देते हैं तो समय बचा। मेरे जितना कुछ नया तैयारी करें, नहीं कुछ जितना नया वादा करें। नहीं बिहार सरकार अभी जितना योजना ला रही है हाँ, वो सब गरीबों के लिए ला रही है। हाँ। इसमें ठीक है, लेट है, हाँ। लेट से मतलब लेकिन समय पे आ गया, हाँ, तो समय पे ठीक है। हम धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम वो विपक्ष में रहते हुए ये काम को दर्शा रहे हैं और नीतीश कुमार उसको पूर्ण कर रहे हैं। जब पूरा कामें कर लेंगे तो तेजस्वी के पास क्या मुद्दा रह जाएगा? हाँ भाई। कोई तो मुद्दा है नहीं उनके पास। हाँ। तो फिर तो वही बोल रहे हैं ना कि 2025 में नीतीश कुमार ही पुनः आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे बात करते हैं कितना इनका बिजली उठता है और इनको फायदा मिलेगा कि नहीं। ना अब वही पता ना बिजली बिल 1214 हो ना, तो अब तो 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर देवल। तो मान लीजिए फ्री अगर बिजली हो जी तो कैसा लगता है? नीतीश कुमार बिजली फ्री कर देवल, अच्छा लगता अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए कि अभी जो है हम लोग बिजली बिल पे बात कर रहे थे और पता चला अभी एक भैया बगल से बताए कि कहीं पे मिठाई बट रही है क्योंकि बिजली फ्री कर दी गई है। तो जरा चलिए हम लोग वहाँ भी चलते हैं और वहाँ पे भी बतियाते हैं। ये लड्डू क्यों बांटा जा रहा है यहाँ पर इतना सारा? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री आम जनता को 1 अगस्त से कर दिया है। इससे पहले वृद्धावस्था पेंशन भी 1100 किया है। तमाम सौगात जो बिहार की जनता को दी है, इस खुशी में हम लोग लड्डू बांट रहे हैं। खुशी की लहर जनता में है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो यहाँ पे लड्डू खा रहे हैं लेकिन बहुत सारे आपके भी यहाँ पर मित्र होंगे या आपके आसपास के भी लोग होंगे जो दूसरे तरफ से होंगे, तो उनमें तो थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ा होगा ये सब चीजों से। देखिए, लोकतंत्र में डिमांड करना विपक्ष का कर्तव्य है। अच्छे डिमांड को सत्ता पक्ष को मानना कर्तव्य है। अगर उनको टेंशन हो रहा है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई नया मुद्दा लेके फिर मैदान में आएंगे। मोतिहारी की जनसभा से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरा और ये दावा किया कि 2025 उनका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025 के लिए तैयारी तो भैया सब कर रहे हैं। बिहार में ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है जो 2025 के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे में कितना दम है और उनके दावे में कितनी सच्चाई है और ये दावा वो क्यों कर रहे हैं, ये सारा बात जानने के लिए हम आए और इस पर चर्चा करने हम आए हैं। और शुरुआत यहीं से करते हैं। भैया, इस दावे में कितना दम है कि 2025 जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए का है? एकदम सत्य, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं 100% सही है। 2025 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। 100% सही है। अच्छा ये बताइए कि कल से जो है वो लगातार विपक्ष भी काफी हमलावर है कि जब भी आते हैं नरेंद्र मोदी तो बहुत सारा झूठा वादा करके चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठा वादा नहीं करते हैं। आप देख रही हैं कि जब से वो आ रहे हैं, जब से गठबंधन की सरकार हैं, माने विकास की गंगा बह रही है। आप पटना का स्थिति देखिए, आरा का देखिए, सब जगह देखिए ना, विकास की गंगा धरातल पे बह रही है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। सब जगह विकास हो। अच्छा ये जो अभी का हमको लगता है कि एक महीना जो है वो महिलाओं के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आया। खुशखबरी इस परिदृश्य में कि 35% आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो कर दी गई नौकरियों में और डोमिसाइल भी महिलाओं के लिए कर दिया गया। दूसरी चीज ये हुई कि उस पर जो है कैबिनेट की मुहर भी लग गई और नीतीश कुमार ने ये भी घोषणा की जल्दी ही हम TRE 4 का जो है वो परीक्षा आयोजित करवाएंगे और उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है 35% की उसको भी सुरक्षित करवाएंगे। महिलाओं के लिए ये महीना जो है बड़ा अच्छा रहा। महिलाओं को जो है वो नौकरी में आरक्षण मिल गया। जी मिल गया है। तो उसका भी जिक्र कल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी कितना कुछ कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों कर रहे हैं महिलाओं के लिए। नरेंद्र मोदी जी तो करबे किए हैं, प्लस में नीतीश बाबू बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा अभी देखिए कि 3-4 दिनों से जो है वो आरजेडी की तरफ से बार बार ये हमला किया जा रहा है कि जो हम कहते हैं वही कर देते हैं। देखिए, वही सब कॉपी करते अब जो मैट्रिक फेल हो, 10वां फेल हो, कुछ भी बोले तो क्या कहा जाएगा? उन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे एनडीए सरकार 11 साल से केंद्र सरकार में और 20 साल से बिहार में है। ये जो विकास की धारा इन लोग बहा रहे हैं, हम लोग सरकार, एनडीए सरकार, इन लोग को ये नहीं दिख सकता। नहीं दिखेगा तो ये लोग क्या कहेगा? क्योंकि अपना बात कुछ भी कर सकता है। जो अब राम नाम आम खाता है ये लिखना है वो नहीं जानते हैं, तो क्या इनको विकास के बारे में लिखेंगे? कुछ भी बोलते रहते हैं। ये हमारा सरकार का एनडीए का एजेंडा है और विकास हमारे सबसे बड़ा सर्वोपरि है, उसी पे हमारी सरकार चल रहा है और विकास सर्वप्रथम है। और इनको लोगों का सिर्फ आदत ये जंगल राज के उत्पन्न करना है। महागठबंधन के लोग उसी पे ये बोल सकते हैं, विकास पे ये नहीं बोल सकते। इस जंगल राज की उत्पत्ति हो रही है। इनके बाबा भी जो हैं लालू जी चारा बाबा हैं, जो चारा घोटाला कर गए, गाय माता को इन्होंने छोड़ा तो और किसको ये छोड़ेंगे? उसी पर अंदाजा लगा लीजिए कि किसी हद तक ये जा सकते हैं और बोल सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एनडीए की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि एनडीए के लिए है, ये 2025 जो है एनडीए के लिए है। ऐसे में है कि जब भी हम बात करते हैं कि विकास हो रहा है, बिल्कुल सारी बातें सच है, लेकिन क्राइम को लेके अभी भी घेराबंदी शुरू हो जाती है। देखिए, हम लोग तो एनडीए के समर्थक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी मानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। चर्चा होती है पूरे देश भर में योगी मॉडल का, अगर बिहार में वो लागू करना पड़ेगा। अगर जब तक वो नहीं आएगा तो अपराधी में खौफ नहीं आएगा, और अपराधियों में खौफ लाने के लिए योगी मॉडल, इनकाउंटर का सारा चीज हम अपने मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो बिहार में लाएं, ताकि अपराधियों में डर बने और जो क्राइम का रेट ग्राफ है वो उसमें कमी है, क्योंकि ऐसा। लेकिन एक चीज भी ये बताएंगे भैया कि जैसे मान लीजिए आप एनकाउंटर का नाम ले रहे हैं, बिहार एक हमको लगता है कि शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे एनकाउंटर भी होता है तो लोग उसका जाति देखते हैं कि फलाना जाति का था इसलिए एनकाउंटर। ये हर जगह है, योगी जी से भी सवाल किया गया, लेकिन आज यूपी का ये हाल है कि पहले बोला जाता था कि यूपी में दंगा होता है, क्राइम होता है, लेकिन आज आप देखिए यूपी कहाँ है। और वहाँ के अपराधी खौफ से जाके दिल्ली एनसीआर में जाके बोलते हैं कि मैं यूपी में यहाँ पे मेरे ऊपर केस से मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो योगी की पुलिस इनकाउंटर कर देगी। तो वो डर बनाना पड़ेगा। बार बार घेराबंदी राजद की तरफ से होती है कि कुछ करते नहीं है, खाली आके वादा करते हैं। वादा अगर करते हैं तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था हाल ही में, तो जनता उनको क्यों लाती? जनता भी देख रही है कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, और जनता ने लालू जी का भी शासन देखा है, जेसी जी के पिताश्री का शासन देखा है, क्या घोटाला हुआ, कितना सारा चीज हुआ। जंगलराज की एक सीमा थी, आदमी घर से नहीं निकलता था। तो बहुत सी चीजें जो सारी चीजें मिला के चल रही है प्रशासन, और विपक्ष का काम है अपना आवाज उठाना। विपक्ष आवाज उठाएगी और जनता देख रही है कि क्या वादा कर रहे हैं, नहीं पूरा कर रहे हैं। जनता देख रही है तभी तो जनता साथ है। अब जानते हैं आजकल मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल में वीडियो से ज्यादा, रील से ज्यादा जानते हैं चुनावी पार्टी का विज्ञापन दिखता है। माने हमेशा किसी न किसी नेता का कोई न कोई पोस्ट, चाहे रील्स, चाहे कोई न कोई बात ऐसा वायरल होते रहता है, चाहे किसी पार्टी का कोई चीज वायरल होते रहता है, कोई पार्टी का चीज देखने को मिल जाता है। तो हम सोचते हैं ना कि इतना सारा जो आजकल सोशल मीडिया पे नेता लोग ध्यान देते हैं, तो इस सोशल मीडिया विज्ञापन का मतदाता पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्या है कि ज्यादातर चीज जो है मतदाता को इम्प्रेस करने के लिए, मतदाता पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। तो आज हम वही बतियाने के लिए जरा लोगों से आए हैं और उनसे यही बतियाने जा रहे हैं। भैया, आजकल देखते हैं हम लोग कि सोशल मीडिया विज्ञापन पर बहुत, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चाहे कोई भी नेता हो, बहुत ध्यान देते हैं। तो इसका मतदाता पर कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, हम लोग बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन में वो कहावत है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। बस ठीक उसी प्रकार सोशल मीडिया साइड है कि हम जनप्रतिनिधि लोग हो गए, चाहे युवा नेता हो गए, चाहे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो लोग भी हैं सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं, वो अपना जमीनी स्तर से ऊपर उठकर सोशल मीडिया साइट पर जो दिखाएंगे वो जनता देखेंगे। और इसका सबसे बड़ा एक श्रेय ये भी है कि इससे होता ही है कि जनता जो हम जमीनी से जिस जरूरत में नहीं मिल पाते हैं, अगर उनके माध्यम से हम सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं तो हम उनका पोस्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि फलाना आज ये काम किया तो चिलाना आज यहाँ किया। तो कहीं न कहीं एक बेहतर उदाहरण है सोशल मीडिया जो साइट, जो प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा एक युवा उभरता के लिए या फिर जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोग सभी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका कहीं न कहीं एक क्या बोले, एक डिमेरिट भी है कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया साइट पे गलत पोस्ट डाल देते हैं या गलत जानकारी दे देते हैं और कुछ क्षण में वायरल हो जाता है। किसी अभी तो ये भी है कि मान लीजिए अपना जो राइवलरी है जिससे चल रहा है, जिससे कहा जाए प्रतिस्पर्धा चल रहा है, तो उसको बदनाम करने का भी अच्छा एक वो है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया साइट का अगर उपयोग अगर लाभदायक भी है तो इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अच्छा भैया, पहले हम लोग देखते थे कि कोई पार्टी जो है वो अपना प्रचार उचार पर खूब ध्यान देती थी, अपना बैनर पोस्टर लगवाती थी। आजकल देखिएगा कि बैनर पोस्टर भले तनी कम दिखे, लेकिन मोबाइल पर विज्ञापन टाइट रहता है। जी, ये तो है, सोशल मीडिया के आने से इसका अच्छा प्रभाव भी है और दुष्प्रभाव भी है। आज बहुत ऐसा देखने को मिलता है कि अफवाह फैलाया जाता है, गलत जानकारी दिया जाता है। मतलब इसका प्रभाव भी है, दुष्प्रभाव भी है। और प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात है, सरकार भी इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए भी करती है। लेकिन अभी सरकार का उदाहरण दिए, वो छोटा सा उदाहरण हम भी दे देते हैं। पहले आदमी सफर के जो है सप्ताह में एक दिन ब्लॉक जाता था, गांव देहात का आदमी, क्या नया योजना चल रहा है, क्या सरकार कर रहा है, क्या कमी हुआ है, क्या बेसी हुआ है, सब जो है वो ध्यान देता था। अभी है कि
कि मोबाइल पर सूचना जारी कर दिया, बाद में अखबार में आता, पहले मोबाइल से पता चल जाता। देखिए हमारा जो नया जनरेशन है, जो आज मोबाइल यूज कर रहा है, उन लोगों तक तो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंच जाता है। देखिए उपयोगिता सभी चीजों की है, चाहे वह पेपर हो या आपका टीवी चैनल हो या सोशल मीडिया हो, सब चीजों का अपना अपना जगह है। पेपर है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग मोबाइल नहीं चला पाते हैं किसी कारण से या नहीं है उनके पास, तो उनके पास सूचना पेपर के माध्यम से पहुंचता है। सोशल मीडिया युवा ज्यादा यूज इस समय करने लगे हैं, तो उनके पास सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और है, पहले के दौर में जब आज जो आपका टीवी चैनल है या अखबार है, ये महंगा चीज है। समझिए कि कोई चीज न्यूज निकलवाने के लिए इसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, या वो ऐसा ही न्यूज निकालता है जो बहुत जरूरी हो। लेकिन सोशल मीडिया के आने से आज कोई भी घटना दुर्घटना होता है या किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, तो सोशल मीडिया एक माध्यम हो गया है कि आम जनता इसके माध्यम से अपनी आवाज को सरकार तक या कहीं भी पहुंचा सकती है। तो इसका फायदा भी है और दुष्प्रभाव भी है। दुष्प्रभाव ये है कि देखिए आज चुनाव अब आने वाला है। चुनाव में बहुत लोग जात पात की राजनीति करते हैं, बहुत तरह की राजनीति चुनाव में होता है। तो इसमें सोशल मीडिया पर समझिए कि अफवाह फैलाने में या जात पात करने में, इन सब चीजों में दुरुपयोग करता है। तो सरकार आजकल ये भी देखे होंगे कि तेजस्वी यादव का जो पार्टी है वो बीजेपी या नीतीश कुमार के खिलाफ, चाहे नीतीश कुमार का पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव के खिलाफ, देखते होंगे वीडियो भी बना के खूब चलवाते रहते हैं, है ना? जैसे देखिए तो पता है तब ना कि लोग खूब ये सब चीज देखते हैं। हाँ, जैसे देखिए आज सोशल मीडिया का उपयोगिता बहुत ज्यादा हो गया घर घर में। जो आज सबसे दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो आज मुसहर समाज जिसको लोग बोलते हैं, सबसे पिछड़ा तो समाज में अभी तक वही है। उसके घर में भी जाइएगा तो उसका बच्चा टीवी चैनल या मोबाइल चला रहा है। तो जो ओरिजिनल जानकारी है आज आप किसी को बरगला नहीं सकते हैं, कोई कितना भी नीचे हो। सोशल मीडिया है, वो सब चीज देख रहा है, टीवी पर सब चीज देख रहा है। पहले क्या होता था, राजनीति होता था, लालू जी की बात करते हैं, हम लोग किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है, किसी को अल बल सिखा देते कि ये मतलब जात पात इतना न ज्यादा था न। अब लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। तो देखिए कि सोशल मीडिया जो है बिल्कुल सबके मन पर प्रभाव डालता ही है, और नहीं डाल रहा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस कोड को क्रैक कर लिया हमारे पॉलिटिकल पार्टी और तमाम नेताओं ने, तभी इतना डिजिटल टीम पर और अपना जो डिजिटल अपीयरेंस है उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतना ध्यान दे रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, सोशल मीडिया कितना प्रभाव डालता है मतदाताओं पर, ये जरूर आप बताइएगा। चुनावी जो प्रचार आता है, चुनावी जो विज्ञापन आता है, उसका मतदाता के मन पर कितना प्रभाव पड़ता है, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।